Welcome in our YouTube channel NRP NEET online classes. Today we are going to discuss another topic of unit solution, which is concentration term second. तो आज हम जो स्टडी करेंगे वो कंसंट्रेशन टर्म सेकंड की स्टडी करेंगे। पिछली वीडियो में हमने कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स की स्टडी कर ली थी और अब जो बची हुई टर्म्स हैं मैं उनको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन का मतलब ये होता है कि 10 लाख में से एक हिस्सा, 10 लाख में से किसी चीज़ का एक पार्ट, उसको हम पार्ट्स पर मिलियन यानी कि 10 लाख का एक हिस्सा उसको बोलते हैं। अगर हमारे पास बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, बहुत डाइल्यूट अगर सॉल्यूशन हो तो उसमें सोल्यूट की अमाउंट बहुत कम होती है, और जब सोल्यूट की अमाउंट बहुत कम होती है तो सॉल्यूशन को हम बोलते हैं डाइल्यूट। वहाँ सिर्फ मैक्सिमम अमाउंट सॉल्वेंट की प्रेजेंट हो। तो ऐसे केसेस जहाँ पे बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं वहाँ पे हम पार्ट्स पर मिलियन को यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं पार्ट्स पर मिलियन होता क्या है। तो द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट पर मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर हमारे पास 1 मिलियन ग्राम सॉल्यूशन है उसमें हाउ मच अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट, तो उसी चीज को हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। दिस मोड ऑफ कंसंट्रेशन रिप्रेजेंटेशन यूज्ड फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसको हम बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए यूज करते हैं। तो जैसे डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर है, वाटर की जो हार्डनेस है कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की वजह से होती है, तो वहाँ पे उन सोल्यूट की अमाउंट पानी में बहुत कम होती है। साल्ट प्रेजेंट इन सी वाटर के कंपेरिजन में साल्ट बहुत कम होता है, तो वहाँ पे इसको यूज करते हैं। दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ माइक्रो कंपोनेंट ऑफ ब्लड के अंदर जो माइक्रो कंपोनेंट होते हैं जैसे सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, तो इलेक्ट्रोलाइट्स जनरली होते हैं, वो उनकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, तो वहां पे भी पार्ट्स पर मिलियन में इस चीज को मेजरमेंट करते हैं। ये 10 लाख का एक हिसाब, पार्ट्स पर मिलियन 10 लाख का एक हिस्सा। अभी कितने टाइप से इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ppm बाई मास का मतलब होता है मास ऑफ सोल्यूट। वहां से कह रहा है अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट ग्राम में होगा, ऑब्वियसली ऊपर वाला भी ग्राम में, नीचे वाला भी ग्राम में, क्योंकि हमारे पास जो ppm यहां मैंने लिखा है बाई मास, तो मास ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 की पावर 6। इस फार्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं। अगर बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन तो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में वेट ऑफ सोल्यूट इज वेरी लेस देन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो हम सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सोल्यूट का वेट बहुत कम है, तो हम इस सोल्यूट के वेट को क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, ppm मास ऑफ सोल्यूट, wb मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 6। मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, अगर ये हुआ बहुत डाइल्यूट तो हम इस टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लेक्टेड कर सकते हैं इसको, इस टर्म को। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ सिंपली, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई, सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे, वेट ऑफ सोल्वेंट बचेगा, मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 6। तो ये ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद ppm बाई, ये तो मास हो गया, एक होता है ppm बाई वॉल्यूम। इसका मतलब क्या होता है, हमने एक टर्म पढ़ी थी परसेंटेज बाई वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ जो लेंगे वो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml डिवाइड बाई
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाई 10⁶। तो ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये ppm बाई मास हो गया और ये हो गया ppm बाई वॉल्यूम हो गया। तो सिंपल ही है कि हम सोल्यूट का मास अगर ग्राम में ले रहे हैं और मास सॉल्यूशन का भी ग्राम में ले रहे हैं तो ppm बाई मास है। अगर वो वॉल्यूम ले रहे हैं ml में ले रहे हैं तो वो चीज़ किस में हो जाएगी, ppm बाई वॉल्यूम हो जाएगी। एक और हो सकता है ppm बाई मास बाई वॉल्यूम भी हो सकता है, तो वो भी इसको हम पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से पार्ट्स पर मिलियन ये एक टर्म है, कंसंट्रेशन की टर्म, इसको आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये ppm बाई मास हो गया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फॉर्मेलिटी। इसके बाद हम पढ़ते हैं फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे हमने मोलरिटी पढ़ी थी तो मोलरिटी हम जनरली कोवलेंट कंपाउंड के लिए यूज करते हैं और आयनिक कंपाउंड के लिए जो हम टर्म्स यूज करते हैं कंसंट्रेशन की, उसको हम फॉर्मेलिटी बोलते हैं। तो फॉर्मेलिटी होती क्या है, देखो इसका मतलब नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन सेम टू सेम है। जैसे हम मोलरिटी को यूज करते हैं वैसे के वैसे ही फॉर्मेलिटी, बस आयनिक कंपाउंड के केस में फॉर्मेलिटी यूज करेंगे और कोवेलेंट जो कंपाउंड होंगे उसमें हम जनरली यूज करते हैं मोलरिटी को। तो देखिए क्या होता है, फॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं एफ से फॉर्मेलिटी को। तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ, फॉर्मेलिटी का मतलब नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास, ये वाली बात है, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सेम होता है। नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास सेम होता है, उसको हम जनरली इसके NB से रिप्रेजेंट कर देंगे, यही सेम बात है। नंबर ऑफ मोल बोल दो या ग्राम फॉर्मूला मास, डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो ये V हो गया। अगर वॉल्यूम हमारा ml में है, अगर ये वॉल्यूम ml में है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से और इसको आगे हम सोल्व करके लिखेंगे WB का मतलब वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ, ये फॉर्मूला मास है, इनटू 1000 डिवाइड बाई क्या हो गया, ये फॉर्मेलिटी का फार्मूला सेम है एज दैट ऑफ मोलरिटी। कब यूज करते हैं इसको, फॉर्मेलिटी इज यूज इन केस ऑफ आयोनिक कंपाउंड, तो आयनिक कंपाउंड के केस में इसको यूज करते हैं। जैसे हम देखते हैं एग्जांपल के लिए बता सकता हूँ, NaCl है, KCl है, MgCl2 है, CaCl2। तो आयनिक कंपाउंड के केस में हम सिर्फ इसको यहाँ पे इसको बोलेंगे ग्राम फॉर्मूला मास। जैसे हम NaCl का मास देखते हैं तो Na सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 टोटल करके, तो ये शायद ये आता है 558.5। तो ये आयोनिक कंपाउंड, इसलिए इसको बस यहाँ यही बोल सकते हैं, सिर्फ ये बोलेंगे फॉर्मूला मास, ग्राम फॉर्मूला मास।
और नंबर ऑफ बनाने के लिए उसको मोल की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सेम है, जैसे मोलरिटी सेम टू सेम पोलरिटी, ये फॉर्मेलिटी है। फॉर्मेलिटी में हम आयोनिक कंपाउंड का डिस्क्रिप्शन करेंगे और नॉर्म उसमें मोलरिटी में हम जो टर्म यूज करते हैं ये का ये सेम टू सेम फार्मूला होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन, ये टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। क्या होता है डाइल्यूशन का मतलब? अगर किसी सॉल्यूशन में हम सॉल्वेंट के अमाउंट ऐड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट करना। जैसे जैसे अमाउंट सोल्यूट के हम सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की जैसे जैसे अमाउंट हम बढ़ाते जाएंगे वो उतना ही सॉल्यूशन डाइल्यूट होता जाएगा। तो मतलब यार टर्म डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? द टर्म डाइल्यूशन मीन्स एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, बस सॉल्वेंट को ऐड करने को क्या बोलता है? डाइल्यूशन। जब हम सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करते हैं तो कुछ टर्म है वो चेंज नहीं होती, जैसे मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं होते, वेट ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं होता, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं होता। तो ड्यूरिंग या आफ्टर डाइल्यूशन amount of solute, moles of solute, gram equivalent weight of solute remains सेम। क्या रहते हैं? सेम रहते हैं, लेकिन वहां पे मोलरिटी में और वॉल्यूम में चेंज आता है। तो देखिए कैसे देखते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में या हमारे पास एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन की मैं मोलरिटी को M1 मान लेता हूं और इसके वॉल्यूम को मान लेता हूं मैं V1। मैंने क्या किया, इसमें सॉल्वेंट ऐड कर दिया, इसमें मैंने सॉल्वेंट ऐड कर दिया। तो क्या होगा, जो मेरे पास सॉल्यूशन बनेगा, इसकी मोलरिटी को मैं M2 बोल दूंगा और वॉल्यूम को V2। तो यहाँ पे एक रिलेशन काम आती है, यहाँ पे ये मोलरिटी बिफोर डाइल्यूशन, ये आफ्टर डाइल्यूशन, एक रिलेशनशिप बनेगी। क्या बनेगी? मोलरिटी आफ्टर डाइल्यूशन, क्या होगा? पहले मेरे पास मोलरिटी M1 V1 थी, मैंने उसको M2 V2 में चेंज किया बाय एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये जो चीज़ है ये कब की मोलरिटी है और कब का वॉल्यूम है? ये बिफोर डाइल्यूशन है, ये बिफोर डाइल्यूशन है, और ये है आफ्टर डाइल्यूशन। या इसको हम बोल सकते हैं कंसंट्रेटेड। जब हमने सॉल्वेंट नहीं मिला है तो इसको मैं कंसंट्रेटेड बोल सकता हूं। तो ये कैसा रहेगा? डाइल्यूटेड रहेगा। तो ये एक रिलेशन है जो हमारे काम आएगी, M1 V1 M2 V2। अगर हमें इसकी मोलरिटी पता है, वॉल्यूम पता है और हमने पानी जितना भी ऐड किया है, तो हम यहाँ से M2 फाइनल मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं।
सेम टू सेम नॉर्मलिटी में भी ऐसा ही होगा। नॉर्मलिटी आफ्टर डाइल्यूशन, ये क्या कहेगी, इसमें भी सेम बात रहेगी, बस यहां क्या लिख देंगे हम, N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। ये बिफोर डाइल्यूशन होगी, बिफोर डाइल्यूशन, और ये रहेगी आफ्टर डाइल्यूशन। दो बात रहेगी। तो ये दो फार्मूले आपको याद करने हैं। ये नॉर्मलिटी की टर्म हो। तो जब हम किसी एक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के अमाउंट ऐड करते हैं तो उसकी मोलरिटी और में चेंज आता है। उस मोलरिटी में चेंज को निकालने के लिए हम इस रिलेशन को यूज करेंगे, M1 V1 M2 और V2 को यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन था। टर्म डाइल्यूशन का मतलब होता है जितना आप उसमें सॉल्वेंट ऐड करते जाओगे वो डाइल्यूट होती जाएगी। तो ये दो रिलेशन अपने काम आएंगी बहुत, M1 V1 M2 V2, N1 V1 N2 V2। इसको ध्यान से देख लो और इसको याद ही कर लेनी है, M1 V1 M2 V2 हो जाए। अब मैं क्या करूंगा, अब हमें नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी मिक्सिंग की निकालनी है। नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी ऑफ मिक्स्ड सॉल्यूशन, मिक्स्ड सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं क्या होता है इसमें। मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन का अगर मैं वॉल्यूम मान लेता हूँ V1 और मोलरिटी मान लेता हूँ मैं इसकी M1, और एक सेकंड सॉल्यूशन और है मेरे पास, एक सॉल्यूशन ये है। इसकी मोलरिटी को मैं M2 मान लेता हूँ, इसके वॉल्यूम को V2 मान लेता हूँ। ये मेरे पास दो सॉल्यूशन हो। अब क्या करता हूँ मैं, इन दोनों को एक तीसरे कंटेनर में ऐड करता हूँ। इसको भी मैंने इसमें ऐड कर लिया और इसको भी इसमें ऐड कर लिया। तो इसका मतलब ये और ये सॉल्यूशन दोनों क्या हो गए, यहाँ पे मिक्स हो गए। तो यहाँ का जो सॉल्यूशन की मिक्सिंग की जो मोलरिटी आएगी वो निकालनी है। कैसे निकालेंगे, मीन्स मान लीजिए लेट देयर आर टू सॉल्यूशन, देयर आर टू सॉल्यूशन containing same solvent and solute at different concentration। समझिए यहां से क्या कहना चाह रहा है भाई। यहाँ पे एक सॉल्यूशन ये होगा, एक सॉल्यूशन ये होगा, इसकी कंसंट्रेशन अलग है, इसकी कंसंट्रेशन अलग है, दोनों को मिक्स किया तो हमें मिक्स की रिजल्टेंट मोलरिटी निकालनी है कि मिक्स करने के बाद क्या बनेगा। तो एक रिलेशन काम आती है जो हमने क्या किया, M1 देखना एक बार, M1 V1 में हमने जोड़ दिया M2 V2, M1 V1 सॉल्यूशन में हमने M2 V2 को
ऐड कर दिया, तो यहां से जो बनेगा वो बनेगा एम आर रिजल्टेंट मोलरिटी, और वॉल्यूम V1 ये और V2 ये दोनों क्या हो गए, V1 जमा V2, V1 प्लस V2। तो मैं यहां से MR निकाल सकता हूं, रिजल्टेंट मोलरिटी MR निकाल सकता हूं। मतलब यहां से MR निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू आ जाएगी M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। तो इस फार्मूले से हम मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग निकाल सकते हैं। और सेम फार्मूला हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, नॉर्मलिटी के लिए कर सकते हैं। बस उसमें क्या लिखना पड़ेगा, तो नॉर्मलिटी का फार्मूला देख लो, सेम टू सेम N1 V1 प्लस N2 V2 इज इक्वल टू NR और V1 प्लस V2। तो यहां से रिजल्टेंट नॉर्मलिटी निकालेंगे तो क्या करेंगे, N1 V1 प्लस N2 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। तो एक फार्मूला ये नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सिंग का होगा और ये नॉर्मलिटी ऑफ मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग का, ये दो फार्मूले आपको बहुत काम आए। इंपॉर्टेंट है टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म, ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। इसके बाद देखो तो आगे टर्म कुछ हम रिलेशंस निकालते हैं, सम इंटर रिलेशंस ये हम पढ़ेंगे। तो पहला जो निकालते हैं, पहला ये इम्पोर्टेंट भी है, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट मैं इसको लिख देता हूं। तो देखिए क्या करते हैं, मान लीजिए लेट XA एंड XB आर मोल फ्रैक्शन ऑफ, एक इसका होता है सॉल्वेंट का, ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट रेस्पेक्टिवली। मतलब X से सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हो गया और XB सोल्यूट का हो गया। तो यहां से मैं रिलेशन निकाल लिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट रेस्पेक्ट। मैं क्या करता हूं, सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन को मैं डिवाइड कर रहा हूं सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन से। और हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन, हमें पता है XA या XB कैसे निकाला था, नंबर ऑफ मोल B। याद करो मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला था, नंबर ऑफ मोल B डिवाइड बाई टोटल नंबर मोल ऑफ सॉल्यूशन Na प्लस Nb निकाला था। और XA कैसे निकाला था, नंबर ऑफ मोल A डिवाइड बाई Na प्लस Nb, ये मोल फ्रैक्शन। तो मैं इस XB की जगह क्या लिख देता हूँ, Nb डिवाइड बाई Na प्लस Nb, और X की जगह क्या बोल दूंगा, ये बोल दूंगा। तो डिवाइड में हो जाएगा Na और Na प्लस Nb, दो टर्म होगा। यहां से ये और ये चीज से में कैंसिल हो जाएगी। तो यहां से क्या है, ये
बचा क्या, एक तो एन बी बचा और एक क्या बचा, एन बी। तो एन बी डिवाइड बाई एन ए, मतलब ये बचा कि मेरे पास एक्स बी आ गया डिवाइड बाई एक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल बी डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल ए। ये चीज़ बच गई हमारे पास। और एक बात और, हमने ये भी पता है कि नंबर ऑफ मोल बी कैसे बनाते हैं, नंबर ऑफ मोल बी के नंबर ऑफ मोल बी कैसे बनाएंगे, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ऐसे ही अगर मैं एन ए के बनाऊंगा तो वेट ऑफ ए मोलर मास ऑफ ए, दो टर्म बनाऊंगा। तो मैं इसकी जगह इस एन बी के प्लेस पे ये रख दूंगा। जब मैं ये रखूंगा तो क्या बन के आएगा, डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी, और ये वाली टर्म नीचे से ऊपर चली जाएगी, क्या बनेगा, एम ए डिवाइड बाई डब्ल्यू ए। ये चीज आ गई, यानी कि मेरे पास एक्स बी डिवाइड बाई एक्स ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये चीज आ गई मेरे पास। अब आगे हम देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। आगे देखिए, हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, एक्स बी डिवाइड बाई एक्स ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम ए डिवाइड बाई डब्ल्यू। ध्यान से देखो, ये रिलेशन आ गया। इस टर्म को मैं दोनों तरफ से, इस साइड से भी और उस साइड से भी मल्टीप्लाई कर देता हूं 1000 डिवाइड बाई एम ए। मैं इससे इसको मल्टीप्लाई करता हूं, इस टर्म को, तो मैं उसको भी कर दूंगा डब्ल्यू बी एम बी मास ऑफ ए डब्ल्यू ऑफ ए कितने से करना है, 1000 डिवाइड बाई एम ए। ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां से इस एम ए से ये एम ए कैंसिल, तो हमारे पास जो चीज आई ये आएगा एक्स बी डिवाइड बाई एक्स इंटू 1000, और क्या हो जाएगा, मास ऑफ ए हो जाएगा। इस चीज को ध्यान से देखो, ये जो बना डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी इंटू 1000 डिवाइड बाई वेट ऑफ ए, ये चीज, ये जो है, ये वैल्यू जो आई, ये किसके बराबर है, मोलैलिटी के बराबर है। किसके बराबर है, मोलैलिटी के बराबर। इसका मतलब मैं इस चीज को लिख सकता हूं, मोलैलिटी इज इक्वल टू एक्स बी इंटू 1000 डिवाइड बाई एक्स ए इंटू एम ए। यहां तक समझे इस बात को। इसके बाद देखो, एक हमने टर्म पढ़ी थी एक्स ए प्लस एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑलवेज 1। अगर मैं यहां से एक्स ए निकालूं तो मैं लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स बी, मैं ये लिख सकता हूं। तो मैं इस फार्मूले को यहां पे ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्स बी इंटू 1000 डिवाइड बाई एक्स ए की जगह ये रख दूंगा 1 माइनस एक्स बी, और इंटू क्या रह गया, एम ए। तो ये जो फार्मूला है ना, ये मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच की रिलेशन है। मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच की रिलेशन है। देख लो इसको एक बार। आगे देखो इसको, तो हमारे पास अब क्या आ गया, मेरे पास आ गया मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स बी इंटू
MA आ गया। मैं यहां से ये निकालूंगा XB डिवाइड बाई 1 माइनस XB, तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा M इंटू MA डिवाइड बाई 1000। अगर इफ XB लेस देन 1 फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर XB बहुत कम है 1 से, तो इस टर्म को मैं यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ नहीं कि XB किसके बराबर बच जाएगा, M इंटू MA डिवाइड बाई 1000। और यहाँ से अगर मोललिटी निकालेंगे तो ये XB इंटू 1000 मोललिटी निकालनी है, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या बच जाएगा, MA। तो ये रिलेशन जो काम आएगी आपको, ये रिलेशन बहुत काम आएगी, ये रिलेशन बहुत काम आएगी। तो ये रिलेशन थी किस किस के बीच में, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी। बस आपको डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको ये फार्मूला याद करना, सिर्फ ये फार्मूला, ओनली ये फार्मूला आपके काम का है, ओनली ये दिस। कोई डेरिवेशन नहीं आएगा, कोई डेरिवेशन आपको कभी भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ आप इसका फॉर्मूला याद रखिए कि एक रिलेशन थी मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी के बीच में, इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट। XB इंटू 1000 डिवाइड बाई 1 माइनस XB इंटू MA, ये चीज़ें वहाँ से आ जाएगी। दूसरी रिलेशन क्या है वो देखो, दूसरी रिलेशन क्या बनेगी, एक रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। अब इसके बीच में एक रिलेशनशिप निकालेंगे, तो इसको याद कैसे करेंगे देखना, 1/m इज इक्वल टू D/m, ये मोलैरिटी ये मोलैलिटी, माइनस मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई 1000, ये होगा। इसको मैं 1/m मल्टीप्लाई कर दो इससे, क्या बनेगा, 1000 D 1000 D माइनस mmB मोलरिटी, और ये मोलर मास है सॉल्यूट का, डिवाइड बाय कितना हो गया, 1000 टाइम हो गया। ये मोलरिटी है, ये कैपिटल M मोलरिटी है, और वो स्मॉल m मोलर मास है सॉल्यूट का। अगर मैं इसको रिवर्स करूंगा, इसको रिवर्स करूँ तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1000 मोलर डिवाइड बाई 1000 D माइनस mmB। तो एक रिलेशन ये है, आप ये रिलेशन लगा लो, तो ये तो मोलैरिटी है और ये मोलैरिटी है, ये काम की रिलेशन है डायरेक्ट, आप ये इसको याद कर सकते हो। एक और है रिलेशन किस किस के बीच में, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी
एंड मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के बीच में पहले था मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, अब मोलरिटी है। तो मोलरिटी में क्या, मोलरिटी की रिलेशन देखना, ऐसे याद करोगे, एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 इंटू डेंसिटी डिवाइड बाई एक्स ए एम ए प्लस एक्स बी एम बी। एक ये रिलेशन काम की है। ये रिलेशन भी बहुत काम की। ये तीन रिलेशन मैंने बताई आपको, मोलरिटी के बीच में, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में, और एक मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में। तीनों वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, अब रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। इसमें रिलेशनशिप क्या होगी, नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में। यह भी काम की चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से देखना, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था मोलरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ डिवाइड बाय मोलर मास, स्ट्रेंथ डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और एक अपने पढ़ा था नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मतलब अगर यहां से स्ट्रेंथ निकालूं तो क्या आ जाएगा, मोलरिटी इंटू मोलर मास, ये आएगा। और उधर से अगर मैं नॉर्मलिटी के लिए निकालूं, यहां से ऐसे निकालो तो नॉर्मलिटी इंटू मोलर मास, तो यहां से क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास। यहां इक्विवेलेंट मास, सॉरी यहां इक्विवेलेंट मास होगा, इक्विवेलेंट मास होगा। तो इक्विवेलेंट मास। अब देखिए ध्यान से, अगर ये स्ट्रेंथ इसके बराबर है, ये स्ट्रेंथ, तो ये आपस में बराबर, तो हम लिख सकते हैं नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास। ये बराबर हो गई। अब मैं मोलरिटी को यहां ले आऊं तो ये नॉर्मलिटी डिवाइड बाई मोलरिटी इज इक्वल टू, ये क्या वहां चला जाएगा तो मोलर मास डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास। और जब इक्विवेलेंट मास से मोलर मास को डिवाइड करते हैं तो यहां एक वैल्यू आती है, उसको बोलते हैं n, और ये n फैक्टर है। ये क्या है, n फैक्टर। अब ये देखते हैं क्या क्या होता है। तो एक रिलेशनशिप यहां भी है, इसको या आप नॉर्मलिटी को n, मोलरिटी को m किसके बराबर हो गया, n के बराबर। तो यहां से ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था फार्मूला, ये फार्मूला, मतलब रिलेशन आ गई, नॉर्मलिटी डिवाइड बाई मोलरिटी इज इक्वल टू n फैक्टर। इसको याद करना, ये ऐसे कर लो, नमन याद हो जाएगा। अब n फैक्टर क्या होता है वो देखते हैं। n फैक्टर क्या है, n फैक्टर देखो, फॉर एसिड्स के लिए क्या रहेगा,
जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एसिड है, एसिड के लिए होता है बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड, दैट इज, इसका मतलब ये हुआ, बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H प्लस आयन, कितने H प्लस आयन डोनेट कर रहा है, दे रहा है, उसको बोलेंगे आयोनाइजेबल H प्लस आयन। जैसे ध्यान से देखो, काम की टॉपिक है यहाँ भी, H2SO4 करेंगे तो ये 2H प्लस हमें क्या देगा, SO4 2 नेगेटिव। तो ये जो 2H प्लस है ना, ये इसकी बेसिसिटी है, एसिड की बेसिसिटी निकालते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि इतने एसिड के साथ, इस एसिड के साथ 2 बेस के मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे, HCl हुआ तो H प्लस Cl नेगेटिव, तो यहाँ बेसिसिटी कितनी हो गई, 1 हो गई, और यहाँ बेसिसिटी कितनी है, कुछ स्पेसिफिक है, जैसे H3PO2 है तो यहाँ की बेसिसिटी 1 होती है। ये कैसे निकाली जाएगी, स्ट्रक्चर उसकी देखते हैं, तो स्ट्रक्चर से निकलेगी P डबल बॉन्ड O, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ये स्ट्रक्चर है, और H प्लस आयन वही रिमूव होगा जो ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होगा। तो एक्चुअल में सिर्फ यही H प्लस आयन डोनेट करेगा, एक H प्लस, ये H प्लस आयन रिमूव नहीं होंगे, सिर्फ यहाँ से एक H प्लस जाएगा, तो यहाँ से एक H प्लस जाएगा, तो इसकी बेसिसिटी 1 होगी। और H3PO2 है, H3PO2 के बाद H3PO3, तो यहाँ की बेसिसिटी 2 होगी। देखो P डबल बॉन्ड O, OH और एक H, गिनना 1 2 3 H हो गए, एक P हो गया, ऑक्सीजन 1 2 3, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कितने H हैं, एक यहाँ है और एक यहाँ, तो यहाँ बेसिसिटी कितने H निकलेंगे, सिर्फ 2, एक H प्लस ये डोनेट होगा और एक ये होगा। हाँ, H3PO3 में के बाद H3PO4 की बेसिसिटी 3 होगी। यहाँ ये स्ट्रक्चर बनेगी P डबल बॉन्ड O, OH और OH, तो ये भी ऑक्सीजन के साथ है, ये भी ऑक्सीजन के साथ है, ये भी ऑक्सीजन के साथ है, तो यहाँ क्या आएगी, 3 आएगी। तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखना, इसकी बेसिसिटी में होगा। तो बेसिसिटी ऑफ एसिड, नंबर ऑफ आयोनाइजेबल प्रोटॉन। तो अभी हमने पढ़ा नॉर्मेलिटी डिवाइड बाय मोलरिटी इज इक्वल टू n। तो यहाँ से नॉर्मेलिटी क्या होगी, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n इंटू, ये n हो गया, n इंटू मोलरिटी। तो एसिड के केस में n कहाँ से निकलेगा, यहाँ से, तो कितने n है, यहाँ पे 2, जो बेसिसिटी है वही n है। यहाँ बेसिसिटी कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे 3 मोल लिखोगे n की वैल्यू। यहाँ बेसिसिटी कितनी है, 2, तो यहाँ पे 2 लिखोगे, वहाँ पे 1 है, तो वहाँ पे क्या लिखी जाएगी, 1 लिखी जाएगी। दूसरा देखो, n फॉर बेस, तो वो बेस के केस में निकालते हैं एसिडिटी, बेस के केस में निकालते हैं एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब क्या होता है, एसिडिटी ऑफ बेस क्या होगा, दैट इज नंबर ऑफ आयोनाइजेबल जो टूट जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, जो डिसोसिएट होके मिलेंगे, आयोनाइजेबल OH आयन, कितने OH आयन सॉल्यूशन के अंदर वो डोनेट करता है। तो जैसे मैं एक आधा एग्जांपल बताऊं, मेरे पास NaOH हो, तो हम देखते हैं कि Na प्लस क्या बनेगा, OH नेगेटिव। तो यहाँ से यहाँ देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, तो ये Na प्लस OH नेगेटिव, कितना OH दे रहा है, तो 1, इसकी एसिडिटी कितनी आई, एसिडिटी 1 है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कितने देगा,
कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस 2OH, तो यहाँ पे एसिडिटी कितनी आएगी? 2 आएगी। तो बस हमें कुछ नहीं करना, बेस के लिए भी वही फार्मूला, नॉर्मेलिटी कैसे निकलेगी? नॉर्मेलिटी N इंटू मोलैरिटी, और इसका N कहाँ से निकलेगा? ये N2 है इसका, उसका कितना हो गया? तो ऐसे इसको निकालते। ये एसिड और बेस की होगी। अब बची साल्ट की, तो साल्ट की कैसे निकालते देखो। साल्ट की कैसे निकालेंगे? N फैक्टर फॉर सॉल्ट, तो उसमें होता है टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन आयंस। जैसे हम साल्ट की बात करते हैं तो NaCl को सब जानते हैं, NaCl का Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो कितना चार्ज है? पॉजिटिव 1 है, नेगेटिव भी 1, तो यहाँ का जो N फैक्टर है वो क्या आएगा? 1 आएगा। अगर मेरे पास ये कैल्शियम कार्बोनेट है तो साल्ट है कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस कार्बोनेट 2 नेगेटिव, तो यहाँ 2 प्लस है और 2 ही नेगेटिव है, तो आप चाहे पॉजिटिव चार्ज को ले लो चाहे नेगेटिव को ले लो, तो कितनी आएगी यहाँ पे? N फैक्टर 2 आएगी। और भी बहुत से हो सकते हैं। Na3PO4 है, तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? 3Na पॉजिटिव प्लस फॉस्फेट, तो यहाँ पे टोटल नेगेटिव चार्ज भी 3 है, प्लस 1 सोडियम पे 1 प्लस 3 पे 3, तो यहाँ पे N कितना आ गया? 3, यहाँ N2 है, यहाँ N1 है, तो ऐसे N फैक्टर है। कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, एक बता देता हूँ मैं, MnO4 है, N फैक्टर फॉर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो एक KMnO4 होता है, MnO4 नेगेटिव है, +1 में था ये MnO4 नेगेटिव, तो यहाँ से जब इसको बैलेंस करेंगे ये एसिडिक मीडियम में +2 में जाता है मैग्नीज। बैलेंस करने के लिए क्या करना है? यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 4, जितने ऑक्सीजन है उतने इस साइड वाटर ऐड करो, कर दिया वाटर ऐड, और एक वाटर में कितने H है? 2, तो 4 में कितने हो गए? 8, तो इस साइड 8H+ ऐड कर दो। अब आपका काम है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, अब आपका काम है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए इसको X मानो, एक ऑक्सीजन पे चार्ज -2 होता है, तो 4 पे कितना हो गया? -8। टोटल ओवरऑल कितना नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर? 1 नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, तो -1, तो X बराबर कितना आ गया बेटे? +7। और यहाँ पे कितना है? +2 चार्ज, एक +2 है और एक +7 है, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, तो यहाँ के लिए N फैक्टर की वैल्यू आ गई 5। तो ऐसे हम एसिड बेस साल्ट और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का निकाल सकते हैं N फैक्टर। मतलब N फैक्टर क्या होगा इसके लिए? N फैक्टर क्या होगा? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंज आएगा, नंबर 4 ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम आयोडाइड हो गया, सोडियम बोरो आयोडाइड होगा, वो आगे देखेंगे किसी और यूनिट में। तो ये इसका यहाँ तक टॉपिक हो, लास्ट है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा देखना एक बात, अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट वाटर है, किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट वाटर है,
तो वहां पे मोलरिटी अप्रोच करती है मोलैलिटी को, मतलब मोलरिटी और मोलैलिटी ऑलमोस्ट नियरली सेम हो जाती है। और बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर है, बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है जहां पे सोल्यूट की अमाउंट ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है, तो वहां पे सोलवेंट ही सोलवेंट है, उस केस में सोलवेंट की स्टेट और सॉल्यूशन की स्टेट सेम मिलती है। तो वहां क्या करते हैं, उस केस में मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन मीन्स सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूट की अमाउंट तो ना के बराबर है, तो सिर्फ सॉल्यूट तो है ही नहीं, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन एक ही बात होगी उस टाइम पे। तो मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन नियरली इक्वल टू 1 किलोग्राम सॉल्यूशन। तो वहां पे 1 लीटर सॉल्यूशन को कंसीडर किया जाएगा 1 किलोग्राम सॉल्यूशन, अगर बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है। दूसरा, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन is approximate 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तब उस केस में मोलैलिटी ज़्यादा होगी मोलरिटी से। कहने का मतलब ये है, अगर ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, कहीं पे कई बार काम आती है, कि अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर सोलवेंट वाटर है और सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, तो उस केस में हम 1 लीटर सॉल्यूशन को 1 किलोग्राम सॉल्यूशन के बराबर कंसीडर करेंगे। तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स का टोटल पार्ट खत्म हो गया, इसके बाद इसमें कुछ नहीं बचा। कंसंट्रेशन टर्म्स कंप्लीट यहाँ पे कवर हो जाएंगी, कुछ भी नहीं बचेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर न्यूमेरिकल करवाऊंगा। तो आज तो टॉपिक यहीं तक है, खत्म।